सो गुड मॉर्निंग गाइस और आपके क्रिक एग्जाम चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में 15 मई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करेंगे। तो देखिए हमारा पहला प्रश्न क्या है। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय परिवार दिवस इंटरनेशनल फैमिली डे कब मनाया गया? तो आंसर होगा 15 मई को। तो हर साल 15 मई को ये इंटरनेशनल फैमिली डे के रूप में मनाया जाता है और ये दिन परिवार के महत्व और परिवार के विकास में अंतरराष्ट्रीय समुदाय की भूमिका के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट रहेगी इस बार की थीम क्या है? फैमिलीज एंड न्यू टेक्नोलॉजी। अच्छा, परिवार दिवस, फैमिली डे, इससे लिंक करके आपको एको डे मैंने याद कराया है। कौन सा? इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंस, अंतरराष्ट्रीय परिवार प्रेषण दिवस। चलिए बताइए कमेंट बॉक्स में ये हम कब मनाते हैं। और अगर डेली आप लोग हमारे करंट अफेयर्स का रिवीजन वाला वीडियो देखते होंगे जहां पे हम पुराने महीने के करंट अफेयर्स का रिवीजन के साथ साथ डेली में आपको 10 इंपॉर्टेंट डेज का रिवीजन भी करवाता हूं, तो ये डे मैंने आपको कई बार रिवाइज कराया है। बताइए अब इंपॉर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है और जब भी इंपॉर्टेंट डे आता है उस महीने के सारे डेज में आपको रिवीजन करवाता हूं। तो एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। 1 मई को हमने इंटरनेशनल लेबर डे मनाया, 2 मई को वर्ल्ड ट्यूना डे मनाया और 2 मई को ही वर्ल्ड लाफ्टर डे मनाया जो कि मई के पहले रविवार को होता है। 3 मई को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे मनाया, 4 मई को इंटरनेशनल फायर फाइटर डे मनाया, 4 मई को ही कोल माइनर्स डे मनाया गया और इस बार 4 मई को हमने वर्ल्ड अस्थमा डे भी मनाया जो कि मई के पहले मंगलवार को होता है। फिर 5 मई को इंटरनेशनल डे ऑफ मिडवाइफ्स के रूप में मनाया और 5 मई को ही वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे के रूप में भी मनाया था। और इस बार हमने 5 मई को वर्ल्ड एथलेटिक्स डे के रूप में भी मनाया। फिर 6 मई को इंटरनेशनल नो डाइट डे मनाया, 7 मई को बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने अपना 61वां स्थापना दिवस मनाया। फिर 8 मई को वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे के रूप में मनाया गया जो कि मई और अक्टूबर के दूसरे शनिवार को होता है। फिर 8 मई को ही वर्ल्ड रेड क्रॉस डे मनाया गया, 11 मई को नेशनल टेक्नोलॉजी डे मनाया, 12 मई को इंटरनेशनल नर्स डे मनाया और अब 15 मई को इंटरनेशनल फैमिली डे मना रहे हैं। मैंने आपसे प्रश्न क्या पूछा था? इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंस, अंतरराष्ट्रीय परिवार प्रेषण दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखना 16 जून को मनाते हैं। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, हाल ही में जारी वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश 2020 में प्रेषण का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता रहा? प्रेषण यानी कि रेमिटेंस, तो आंसर होगा भारत। तो वर्ल्ड बैंक ने अभी माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ नाम से एक रिपोर्ट को जारी किया है और उसमें बताया कि साल 2020 में भारत प्रेषण यानी कि रेमिटेंस का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता रहा। अच्छा, पहले आप प्रेषण का मतलब समझिए, रेमिटेंस का मतलब क्या होता है। जैसे कि आप किसी दूसरे देश में जॉब करते हो और वहां से जो आपकी इनकम होती है, जो आपका पैसा है, वो आप अपने घर वालों को भेजते हो अपने देश में। तो दूसरे देश से जो पैसा आप भारत में भेज रहे हो, तो दूसरे देश से जो पैसा भारत आ रहा है उस मामले में भारत टॉप पे रहा है 2020 में। और ये जो पैसा आया, ये जो रेमिटेंस आया, वो कितना आया 2020 में? 83 बिलियन डॉलर से ज्यादा का था। तो फर्स्ट नंबर पे भारत है, सेकंड नंबर पे चाइना है, थर्ड नंबर पे है मैक्सिको। अच्छा, भारत में सबसे ज्यादा ये जो रेमिटेंस आया ये किस देश से आया? अमेरिका से आया, 68 बिलियन डॉलर। फिर यूनाइटेड अरब अमीरात से और फिर सऊदी अरब से। तो आपको क्वेश्चन समझ में आया? तो याद रखना इसका आंसर होगा भारत। और ये रिपोर्ट जारी की वर्ल्ड बैंक ने। देखो, वर्ल्ड बैंक की स्थापना 1944 में होती है, हेडक्वार्टर मिलेगा वॉशिंगटन डीसी में और इसके अध्यक्ष कौन है? डेविड मालपास है। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में आरबीआई ने किस कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया? तो आंसर होगा यूनाइटेड कोऑपरेटिव बैंक का। तो अभी आरबीआई ने पश्चिम बंगाल के बगनान में स्थित यूनाइटेड कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के लाइसेंस को रद्द कर दिया। क्यों? क्योंकि उसके पास पर्याप्त पूंजी नहीं है और कमाई की संभावनाएं नहीं है। अब आरबीआई की बात है। देखो, आरबीआई की स्थापना कब होती है? 1 अप्रैल 1935 को। इसका हेडक्वार्टर मिलेगा आपको मुंबई में और इसके गवर्नर हैं शक्तिकांत दास जो कि 25वें नंबर के। कुछ और गवर्नर के नाम मैं आपको हमेशा बताता हूं, जैसे कि पहले ब्रिटिश गवर्नर का नाम एग्जाम में पूछा जाता है, ऑसबॉर्न स्मिथ है। पहले इंडियन गवर्नर का नाम पूछा जाता है, सीडी देशमुख है। और यहां से 2 गवर्नर के नाम मैं आपको और बताता हूं जिन्होंने अभी बुक लिखी है।
एक तो पूर्व गवर्नर हैं उर्जित पटेल, उन्होंने बुक लिखी है ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर। पूर्व डेप्यूटी गवर्नर हैं विरल आचार्य, उन्होंने बुक लिखी है क्वेस्ट फॉर रिस्टोरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन इंडिया। वैसे आपको आरबीआई में देखो 4 डेप्यूटी गवर्नर बनेंगे। अभी एक डेप्यूटी गवर्नर थे बीपी कानून को, वो रिटायर्ड हो गए और उनकी जगह नए आ गए, तो वो नए का नाम इंपॉर्टेंट रहेगा, वो एग्जाम में पूछा जाएगा। क्या नाम है? टी रविशंकर। वैसे चारों के नाम आपको याद होने चाहिए, एम राजेश्वर राव, एम के जैन, माइकल देवव्रत पात्रा और ये टी रविशंकर। अभी वैसे आरबीआई के पूर्व डेप्यूटी गवर्नर थे केसी चक्रवर्ती, उनका निधन हो गया। और आरबीआई के पूर्व गवर्नर थे एम नरसिम्हन, उनका भी निधन हो गया। अभी आरबीआई के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कार्यकारी निदेशक कौन बने थे? जोस जे कट्टूर बने थे। वैसे इससे पहले हमने देखा था आरबीआई ने भाग्योदय फ्रेंड्स अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द किया था। एक महाराष्ट्र का बैंक था शिवम सहकारी बैंक, उसका भी लाइसेंस रद्द किया था। सुभद्रा लोकल एरिया बैंक हो गया, सीकेपी कोऑपरेटिव बैंक हो गया, और एक महाराष्ट्र का ही है वसंत दादा नगरी सहकारी बैंक, उसका भी लाइसेंस रद्द किया। कराड़ जनता सहकारी बैंक हो गया। अच्छा, एक बैंक का नाम आपको और याद रखना है, शिवालिक मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक। इसका लाइसेंस रद्द नहीं किया, एक्चुअली ये तो पहला कोऑपरेटिव बैंक बना है जिसे आरबीआई ने स्मॉल फाइनेंस बैंक का दर्जा दिया। तो ये सारे पॉइंट आप ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में गो एयर एयरलाइन ने अपना नाम बदल के क्या कर लिया? तो आंसर होगा गो फर्स्ट। तो वाडिया ग्रुप की करीब 15 साल पुरानी एयरलाइन कंपनी है गो एयर, और अभी इसने खुद को गो फर्स्ट के रूप में रीब्रांडेड किया है। मतलब अब इसे गो फर्स्ट के नाम से जाना जाएगा। और एयरलाइन को रीब्रांड करने का उद्देश्य है अल्ट्रा लो कोस्ट एयरलाइन मॉडल को पूरी तरह से अपनाना, मतलब लो कोस्ट पर हवाई यात्रा कराने की कंपनी की योजना है। देखो, इसका हेडक्वार्टर आपको मिल जाएगा मुंबई में, और इसके सीईओ कौन है? कौशिक खोना। और देखो, नाम बदलने की बात है, अभी आपको याद होगा राजस्थान के जोधपुर में जो मियां का बाड़ा रेलवे स्टेशन है उसका नाम बदलकर महेश नगर किया गया था। अभी कुरनूल हवाई अड्डे का नाम बदलकर उयालवाड़ा नरसिम्हा रेड्डी के नाम पे रखा गया। उसी तरह से रावलपिंडी में प्रसिद्ध KRL क्रिकेट स्टेडियम का नाम शोएब अख्तर के नाम पे रखा गया था। मध्य प्रदेश का होशंगाबाद का नाम बदलकर नर्मदापुरम किया गया था। और गो एयर का नाम बदलकर गो फर्स्ट कर दिया गया। यह आपको याद रखना है। बढ़ते आगे। फिर बताइए, हाल ही में माउंट पुमोरो को फतेह करने वाली पहली महिला कौन बन गई है? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आंसर होगा बलजीत कौर और गुणबाला शर्मा। तो ये एक नहीं बल्कि 2 महिला पर्वतारोही हैं। एक हैं बलजीत कौर जो कि हिमाचल प्रदेश से हैं, और दूसरी हैं गुणबाला शर्मा जो कि राजस्थान से हैं। और अब ये माउंट पुमोरो के शिखर को फतेह करने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है। और आप यूं भी कह सकते हो कि ये जोड़ी माउंट पुमोरो को फतेह करने वाली पहली जोड़ी बन गई है। ये माउंट पुमोरो कहां पर है? नेपाल में है, जो कि एवरेस्ट पर्वत समूह का एक हिस्सा है जिसकी हाइट है 7161 मीटर। अच्छा, इसी तरह से आपको याद होगा अभी हमने पढ़ा था विश्व के सबसे ऊंचे शिखर पर यानी कि माउंट एवरेस्ट पर 25 बार चढ़ने वाले दुनिया के पहले पर्वतारोही कौन बन गए? कामेरीता शेरपा। नेपाल के हैं, शेरपा है मतलब नेपाल के हैं। उसके पहले हमने विराट चंद्रा के बारे में पढ़ा था जो कि हैदराबाद के हैं, 7 साल उनकी उम्र है। अभी जो अफ्रीका की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है माउंट किलिमंजारो जो कि मिलेगी आपको तंजानिया में, उसको फतेह करने वाले ये सबसे युवा भारतीय बने। और प्रियंका मोहिते, इनके बारे में भी हमने पढ़ा था। अभी जो माउंट अन्नपूर्णा है जो कि आपको मिलेगा नेपाल में, उसको फतेह करने वाली पहली भारतीय महिला बनी थी ये। तो ये सारे नाम अभी न्यूज में रहे थे। और सिंपल आपको कुछ प्रश्न और याद रखने चाहिए, जैसे कि माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाली पहली महिला का नाम पूछ लिया जाए, आंसर क्या होगा? बछेंद्री पाल। या अगर आपसे पूछ लिया जाए कि माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाली पहली दिव्यांग महिला का नाम बताइए, तो ये तो आप सबको पता होना चाहिए, इनका नाम है अरुणिमा सिन्हा। अच्छा बताओ, माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाले पहले पर्वतारोही का नाम क्या है? तो याद रखना है एडमंड हिलेरी है, ये न्यूजीलैंड से थे। और इनके साथ कौन शेरपा गए थे? तेंजिन नोर्गे गए थे, ये भी याद रखना। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको यहां पे बता दिए हैं, इन सबको याद रखना। बढ़ते आगे। बताइए, अभी हाल ही में किस राज्य सरकार ने महतारी दुलार योजना शुरू करने का फैसला किया? तो आंसर होगा छत्तीसगढ़। तो अभी छत्तीसगढ़ सरकार ने उन बच्चों के लिए
ये छत्तीसगढ़ महतारी दुलार योजना शुरू करने का फैसला किया है, जिन्होंने कोविड-19 से अपने माता पिता को खो दिया। अब इस योजना में होगा क्या, तो इस योजना में कक्षा 1 से 8वीं तक के बच्चों को हर महीने 500 रुपए और कक्षा 9 से 12वीं तक के बच्चों को हर महीने 1000 रुपए की मदद दी जाएगी। इसके अलावा छत्तीसगढ़ सरकार उन बच्चों को भी शिक्षा के लिए वित्त पोषण करेगी, यानी कि उनको शिक्षा के लिए, एजुकेशन के लिए पैसे देगी, पैसे में मदद करेगी, जिन्होंने परिवार के कमाने वालों को कोविड-19 में खो दिया है। अभी आपको याद होगा, जो असम है वो ऑनलाइन बाढ़ रिपोर्टिंग प्रणाली सिस्टम को शुरू करने वाला पहला राज्य बना। अभी देश की पहली म्यूकर माइकोसिस यूनिट लगाने की घोषणा की है मध्य प्रदेश ने, और पर्वत धारा योजना भी शुरू की थी हिमाचल प्रदेश ने। लेकिन यहाँ तो बात हो रही है छत्तीसगढ़ की, तो ये रहा मैप में छत्तीसगढ़। देखो, छत्तीसगढ़ की कैपिटल रायपुर है, मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल और गवर्नर कौन है, अनुसुईया उइके है। और आपको याद होगा छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में भारत का पहला गार्बेज कैफे खुला था। उसके अलावा अभी मनरेगा के तहत छत्तीसगढ़ राज्य रोजगार प्रदान करने के मामले में देश में पहले स्थान पर रहा था। छत्तीसगढ़ ने अभी कौशल्या मातृत्व योजना को शुरू किया और भारत का पहला एथेनॉल प्लांट की स्थापना की जाएगी छत्तीसगढ़ में ही। उसके अलावा शहरी वन भूमि प्रदान करने वाला पहला राज्य भी आपका छत्तीसगढ़ ही है। और छत्तीसगढ़ सरकार ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना को भी शुरू किया था। और छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री रहे थे अजीत जोगी, जिनका निधन हो चुका है। छत्तीसगढ़ सरकार ने ही पढ़ई तुहर द्वारा पोर्टल को लॉन्च किया था और इसी से आपको याद होगा पढ़ई तुहार पारा योजना, इसको भी छत्तीसगढ़ सरकार ने शुरू किया था। यहाँ पे आपको इंद्रावती नेशनल पार्क मिल जाएगा, टेंगर वैली नेशनल पार्क आपको यहाँ पे मिल जाएगा, गुरु घासीदास नेशनल पार्क आपको यहाँ मिल जाएगा, जो कि छत्तीसगढ़ का चौथा टाइगर रिजर्व बना है। तो याद रखना, बढ़ते आगे। फिर बताइए, हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार देश में महिला उद्यमियों यानी कि एंटरप्रेन्योर के मामले में भारत किस स्थान पे है, तो आंसर होगा 90वें स्थान पे। तो अभी लंदन बिजनेस स्कूल ने ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप रिसर्च नाम से एक रिपोर्ट को जारी किया और उसमें बताया कि गरीब देशों में महिला उद्यमियों की संख्या अमीर देशों की अपेक्षा ज्यादा है और इस मामले में भारत 90वें स्थान पर है। तो रिपोर्ट के अनुसार यूरोप की तुलना में एशिया में महिला उद्यमियों की संख्या ज्यादा है, यानी कि वुमेन एंटरप्रेन्योर आपको ज्यादा मिलेगी एशिया में इन कंपैरेटिवली यूरोप के। और इसमें पहले नंबर पे कौन सा देश है जहां पे सबसे ज्यादा आपको वुमेन एंटरप्रेन्योर मिलेगी, महिला उद्यमी मिलेगी? अंगोला में। दूसरे नंबर पे पनामा, तीसरे नंबर पे आता है सऊदी अरब और इसमें भारत 90वें नंबर पे आता है। तो ये ध्यान रखना आप, बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में 3 देशों के 3 क्लबों के लिए 100+ गोल करने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए, तो आंसर होगा क्रिस्टियानो रोनाल्डो। तो दुनिया के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलरों में से एक हैं ये पुर्तगाल के फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो। और अभी इन्होंने एक और रिकॉर्ड बना दिया, और वो क्या है कि 3 देशों के 3 क्लबों के लिए 100 या उससे ज्यादा गोल करने वाले ये पहले फुटबॉलर जो बन गए। पहले ये इंग्लैंड के फुटबॉल क्लब मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए जब खेलते थे तो उन्होंने 118 गोल किए थे। उसके बाद ये स्पेन के रियल मैड्रिड के लिए खेलने लगे और वहां पे उन्होंने 100+ गोल किए। और अब जब ये जुवेंटस के लिए खेलते हैं तो यहाँ पे इन्होंने 103 गोल कर दिए हैं। अच्छा, एक और क्वेश्चन अभी यहीं से आपको बताता हूँ करंट अफेयर्स का, कि अभी मैनचेस्टर सिटी ने 2020-21 का प्रीमियर लीग चैंपियन का खिताब जीत लिया है। इसमें मैनचेस्टर सिटी ने लेसेस्टर को हराया है। देखो, क्रिस्टियानो रोनाल्डो से आपको और भी पॉइंट बता दूं, अभी इंस्टाग्राम पर 25 करोड़ से ज्यादा फॉलोअर बनाने वाले ये पहले व्यक्ति बने और इन्हें सदी का सबसे सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी यानी कि प्लेयर ऑफ द सेंचुरी का अवार्ड भी मिला। अभी इन्हें ग्लोबल फुट अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था और ये फुटबॉल इतिहास में सर्वाधिक गोल करने वाले खिलाड़ी भी बन गए हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो इनका नाम है। बढ़ते हैं आगे। बताइए, हाल ही में किसे सूरीनाम में भारतीय राजदूत इंडियन एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया, तो आंसर होगा एस बालचंद्रन। तो अभी एस बालचंद्रन को सूरीनाम गणराज्य में भारत के अगले राजदूत इंडियन एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। अभी अरुण कुमार सिंह का नाम आपको याद होगा, बीपीसीएल भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के सीएमडी बने। उज्ज्वला सिंघानिया फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन की 38वीं राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में इनको नियुक्त किया गया 2021-22 के लिए। और राजेश बिंदल ये कलकत्ता हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बने हैं। अब बात यहाँ पे सूरीनाम की है, तो ये रहा मैप में सूरीनाम, जो कि साउथ अमेरिका का एक देश है।
कैपिटल इसकी क्या है? पैरामारिबो। करेंसी है सूरीनाम डॉलर और प्रेसिडेंट चांद संतोखी है। बढ़ते आगे। फिर बताइए 2021 ब्रिट अवार्ड्स में ग्लोबल आइकन अवार्ड प्राप्त करने वाली पहली महिला कलाकार और पहली गैर अंग्रेजी कलाकार कौन बन गई है? तो आंसर होगा टेलर स्विफ्ट। तो ये पहली नॉन इंग्लिश और पहली फीमेल हैं जिन्हें यह अवार्ड मिला है। देखो अभी तक ये जो अवार्ड है ना केवल 3 लोगों को मिला। 2014 में एल्टन जॉन को, 2016 में डेविड बोवी को और लास्ट 2017 में मिला था रोबी विलियम्स को, और ये तीनों पुरुष थे। और अब 4 साल के बाद ये टेलर स्विफ्ट को अवार्ड मिला, जो कि यह अवार्ड पाने वाली पहली तो महिला और पहली नॉन इंग्लिश सिंगर बन गई है। ये बहुत बड़ी बात है। तो यहां से टेलर स्विफ्ट का नाम याद रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए अभी हाल ही में किसे संयुक्त राष्ट्र का नया ह्यूमैनिटेरियन प्रमुख नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा मार्टिन ग्रिफिथ्स को। तो अभी हाल ही में ब्रिटिश राजनयिक मार्टिन ग्रिफिथ्स को 5 साल के लिए संयुक्त राष्ट्र कार्यालय में ह्यूमैनिटेरियन प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। और ये किनका स्थान लेंगे? मार्क लोवॉक का स्थान लेंगे। ये वर्तमान में ये जो मार्टिन है ये यमन में संयुक्त राष्ट्र के विशेष दूत हैं। बाकी बिल नेल्सन नासा के नए एडमिनिस्ट्रेटर बने ये 14वें नंबर के। और ब्रूस स्प्रिंगस्टीन वुडी गुथरी पुरस्कार जीता था इन्होंने। मारिया रेसा बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है। फिलीपींस की जर्नलिस्ट हैं। अभी यूनेस्को गुइलर्मो कैनो विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2021 इन्होंने जीता था। देखो यूनाइटेड नेशन की बात है तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को। इसीलिए हम हर साल 24 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशन डे के रूप में मनाते हैं। हेडक्वार्टर आपको न्यूयॉर्क में मिल जाएगा। इसके सेक्रेटरी जनरल है एंटोनियो गुतेरेस, जो कि पुर्तगाल से हैं। अच्छा, एक नाम मैं यहां से आपको बताना चाहूंगा, अर्चना सोरेंग का। ये भारतीय जलवायु कार्यकर्ता हैं अर्चना सोरेंग, जिनको यूनाइटेड नेशन के जो डायरेक्टर जनरल हैं एंटोनियो गुतेरेस, उन्होंने अपने युवा सलाहकार समूह में शामिल किया था। अर्चना सोरेंग का नाम याद रखना क्योंकि ये भारतीय जलवायु कार्यकर्ता हैं इसीलिए। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए हाल ही में भारत और इंडोनेशिया की सेनाओं ने पैसेक्स का आयोजन कहां पे किया? पैसेक जो ये एक्सरसाइज है इसका आयोजन कहां पे किया? तो आंसर होगा अरब सागर में। तो अभी इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में ये पैसेक्स नाम की एक्सरसाइज हुई थी। ये एक नौसेना एक्सरसाइज है, नेवल एक्सरसाइज है, जो कि हुई थी कहां पे? अरब सागर में। और इसमें भारत की तरफ से चेतक हेलीकॉप्टर ने और INS शारदा ने हिस्सा लिया था। देखो बात इंडोनेशिया की है तो ये रहा मैप में इंडोनेशिया। इंडोनेशिया की नई कैपिटल जो बनाना जा रहे हैं वो कहां पर है? बोर्नियो द्वीप में ईस्ट कालीमंतन शहर। और वैसे इंडोनेशिया के जकार्ता में आपको किसका हेडक्वार्टर मिल जाएगा? आसियान का हेडक्वार्टर मिल जाएगा। यहाँ के प्रेसिडेंट हैं जोको विडोडो। अभी इंडोनेशिया में दुनिया की सबसे पुरानी ज्ञात गुफा चित्रकला पाई गई थी। और माउंट मेरापी ज्वालामुखी, ये इंपॉर्टेंट नाम है, ये आपको मिलेगी इंडोनेशिया में। ये इंडोनेशिया का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है। और इंडोनेशिया के साथ वैसे हम और कौन से एक्सरसाइज करते हैं? एक तो समुद्र शक्ति करते हैं और एक गरुड़ शक्ति करते हैं हम इंडोनेशिया के साथ में। तो अब बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा था अभी किसने विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 को जीत लिया है? तो आंसर होगा शकुंतला थिल्सटेड ने। तो आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और गाइस देखिए, अगर सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज दिल से लाइक जरूर कीजिएगा और प्लीज वीडियोस को सपोर्ट जरूर करें, क्योंकि वीडियोस को वो रेस्पॉन्स बिल्कुल नहीं मिल पा रहा है। और वो जब तक नहीं मिलेगा, जब तक आप लोग इसे सपोर्ट नहीं करेंगे, शेयर नहीं करेंगे अपने दोस्तों के साथ में, जो भी आपका व्हाट्सएप, जो भी आपका फेसबुक ग्रुप हो गया, वहां पे एक बार वीडियो के लिंक को शेयर जरूर कर दें। और इन वीडियोस के रिवीजन के लिए इनका ऑडियोज में तैयार कर रहा हूं, तो ऑडियो सुन करके इस पूरे वीडियो को आप 2-3 मिनट में रिवाइज कर सकते हैं। ऑडियो का बेनिफिट यही है, आपको किताब उठा करके रिवीजन करने की जरूरत नहीं है। ईयरफोन कान में लगाइए और चुपचाप बैठ जाइए, 4 मिनट में आपका सब कुछ रिवीजन हो जाएगा। और ऑडियो रिवीजन का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ऑडियो रिवीजन नाम से। थैंक यू।